नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी में ISPCS चैनल में। तो दोस्तों 28 मई 2023 को यूपीएससी प्रीलिम्स का पेपर हो चुका है और उसका एनालिसिस आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम एक बार क्वेश्चन पेपर रीड कर लेते हैं और उसके बाद जो एनालिसिस चार्ट है वो एंड में आपको दिया गया है। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों ये क्वेश्चन पेपर टेक्स्ट बुक ए है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। झेलम नदी वुलर झील से होकर जाती है। दूसरा कथन, कृष्णा नदी सीधे कोल्लेरू झील का भरण करती है। तीसरा कथन, गंडक नदी के विस्फरण से कांवर झील निर्मित हुई है। तो इसका सही आंसर है बी, यानी कि इनमें से कोई भी दो कथन जो हैं वो सही हैं। दोस्तों पहले जो क्वेश्चंस आते थे उसमें इस टाइप से दिया होता था कि केवल एक या दो सही है, या कथन दूसरा तीसरा सही है, या तीनों सही है। लेकिन अब चेंज कर दिया पैटर्न। तो अब इसमें पूछा गया है कि कितने कथन सही हैं। ये नहीं पूछा गया है कि कौन कौन से कितने कथन सही हैं। तो इसमें से केवल दो कथन, जो कि कोई भी हो सकते हैं इन तीनों में से, तो दो कथन सही हैं, एक गलत है कोई सा। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो ये मैचिंग के रूप में दे रखा है। कोर्ट दे रखे हैं एक तरफ और दूसरी तरफ जिस रूप में वो विख्यात हैं। तो इसमें से कितने युग्म सही हैं, सही सुमेलित हैं। तो इसमें दो युग्म, कोई से दो युग्म में सही हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित वृक्षों पर विचार कीजिए। कटहल, महुआ, सागौन, इनमें से कितने पर्णपाती वृक्ष हैं। तो इसका सही आंसर है ए, केवल एक वृक्ष है जो कि पर्णपाती है। चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चीन की तुलना में भारत के पास अधिक कृषि योग्य क्षेत्र है। दूसरा कथन, चीन की तुलना में भारत में सिंचित क्षेत्र का अनुपात अधिक है। तीसरा कथन, चीन की तुलना में भारत की कृषि में प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादकता अधिक है। इनमें से कितने कथन सही हैं। तो इसका आंसर है बी, यानी कि केवल दो, कोई से दो इन तीनों में से कथन सही हैं। क्वेश्चन 5, निम्नलिखित में से कौन सा एक समुद्र स्तर में पुनरावृत्ति गिरावट का सर्वोत्तम उदाहरण है, जिससे वर्तमान समय की सुविस्तृत कच्छ भूमि उत्पन्न हुई है। तो इसका सही आंसर है डी, यानी कच्छ का ऋण। तो दोस्तों ज्योग्राफी के क्वेश्चंस चल रहे हैं अभी। क्वेश्चन 6, भारत के कतिपय तटीय क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध इल्मेनाइट और रूटाइल निम्नलिखित में से किसके समृद्ध स्रोत हैं। इसका सही आंसर है डी, यानी कि टाइटेनियम। क्वेश्चन नंबर 7, संसार का लगभग 3/4 कोबाल्ट जो विद्युत मोटर वाहनों की बैटरी के निर्माण के लिए आवश्यक धातु है, किस देश द्वारा उत्पादित किया जाता है। इसका सही आंसर है सी, यानी कांगो। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा एक कांगो बेसिन का भाग है। तो इसका सही आंसर है ए, यानी कि कैमरून। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, अमरकंटक पहाड़ियाँ विंध्य और सह्याद्री श्रेणियों के संगम पर हैं। कथन दूसरा, बिलीगिरी रंगन पहाड़ियाँ सतपुड़ा श्रेणी के सबसे पूर्वी भाग हैं। कथन तीसरा, शेषाचलम पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट के सबसे दक्षिणी भाग हैं। तो उपयुक्त में से कितने सही हैं। इसका सही आंसर है डी। तो इसमें कोई भी कथन सही नहीं दिया गया है, सभी ये गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारत की कनेक्टिविटी परियोजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के अधीन पूर्व पश्चिम गलियारा कॉरिडोर डिब्रूगढ़ और सूरत को जोड़ता है। कथन दूसरा, त्रिपक्षीय राजमार्ग मणिपुर में मोरेहे को म्यांमार से होते हुए थाईलैंड में चियांग माई से जोड़ता है। कथन 3, बांग्लादेश, चीन, भारत, म्यांमार आर्थिक गलियारा कॉरिडोर उत्तर प्रदेश में वाराणसी को चीन में कुनमिंग से जोड़ता है। तो इन तीनों में से कितने कथन सही हैं। इसका सही आंसर है ए, केवल एक कथन इन तीनों में से सही है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन पहला, भारत अपने पास यूरेनियम निक्षेप यानी डिपॉजिट होने के बावजूद अपने अधिकांश विद्युत उत्पादन के लिए कोयले पर निर्भर करता है।
कथन दूसरा, विद्युत उत्पादन के लिए कम से कम 60% तक समृद्ध अनरिच्ड यूरेनियम का होना आवश्यक है। तो इन दोनों में से इसका आंसर है सी, यानी कि कथन 1 सही है और कथन 2 गलत है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, शिशुधानी स्तनी मार्सुपियल प्राकृतिक रूप से भारत में नहीं होते। कथन दूसरा, शिशुधानी स्तनी केवल परभक्षी रहित पर्वतीय घास स्थलों में ही पनप सकते हैं। तो इन दोनों में से कौन से कथन सही हैं? तो इसका आंसर है सी, कथन 1 सही है परंतु कथन 2 गलत है। आप चाहें तो ये इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल में से डाउनलोड कर लीजिएगा PDF। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13, संक्रामक इनवेजिव जीव जाति स्पीशीज विशेषज्ञ समूह जो वैश्विक संक्रामक जीव जाति डेटाबेस विकसित करता है, निम्नलिखित में से किस एक संगठन से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ए, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। एनवायरनमेंट के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित प्राणी जात पर विचार कीजिए। सिंह पुच्छी मकाक, मालाबार सिवेट, सांबर हिरण उपयुक्त में से कितने आमतौर पर रात्रिचर हैं या सूर्यास्त के बाद अधिक सक्रिय होते हैं? तो इसका सही आंसर है बी, यानी कि केवल 2। इनमें से 2 जो हैं वो रात्रि में सक्रिय रहते हैं। क्वेश्चन 15, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपने सगे संबंधियों को अपने खाद्य के स्रोत की दिशा और दूरी इंगित करने के लिए डोलन नृत्य वैगल डांस करता है? तो इसका सही आंसर है सी, यानी कि मधुमक्खी। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, कुछ छत्रकों मशरूमों में औषधीय गुण होते हैं। कथन 2, कुछ छत्रकों में मन प्रभावी साइको एक्टिव गुण होते हैं। कथन 3, कुछ छत्रकों में कीटनाशी गुण होते हैं। कथन 4, कुछ छत्रकों में जैव संदीप्तिशील बायोल्यूमिनिसेंट गुण होते हैं। उपयुक्त में से कितने सही हैं? तो इसका सही आंसर है डी, यानी कि सभी 4 इसमें सही हैं। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय गिलहरियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, वे भूमि में बिल बनाकर अपने नीड़ का निर्माण करती हैं। कथन 2, वे अपने भोज्य पदार्थों जैसे कि दृढ़ फलों, नट और बीजों को भूमि के अंदर जमा करती हैं। कथन 3, वे सर्वभक्षी होती हैं। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? इसका सही आंसर है बी, यानी कि केवल 2 कथन इसमें सही दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, कुछ सूक्ष्म जीव जल के क्वथनांक से ऊपर के तापमान वाले वातावरण में पनप सकते हैं। कथन 2, कुछ सूक्ष्म जीव जल के हिमांक से नीचे के तापमान वाले वातावरण में पनप सकते हैं। कथन 3, कुछ सूक्ष्म जीव 3 से कम pH वाले अत्यंत अम्लीय यानी कि एसिड वातावरण में पनप सकते हैं। तो इनमें सही आंसर जो दिया गया है वो सी है, यानी कि सभी 3 इसमें सही दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन किसी वृक्ष या लकड़ी के लट्ठे में बने छिद्र में से कीटों को खुरचने के लिए लकड़ी का औजार बनाता है? तो इसका सही आंसर है बी, यानी कि ऑरेंग उटेन। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो एरोसल, फोम एजेंट, अग्निमंदक, स्नेहक यानी कि लुब्रिकेंट उपयुक्त में से कितनों को बनाने में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यानी कि HFC प्रयुक्त होता है? तो इसका सही आंसर है डी, यानी कि सभी 4 में HFC यानी कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन उपयुक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, आधिकारिक संरचना निवेश न्यासों इनविट में जमा डिपॉजिट से हुई ब्याज की आय जो उनके निवेशकों में वितरित की जाती है, कर से छूट प्राप्त है किंतु लाभांश कर योग्य है। कथन 2, वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अधीन इनविट को ऋणी के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो इसका सही आंसर है डी, यानी कि कथन 1 गलत है किंतु कथन 2
सही है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, कोविड विश्व महामारी के बाद के हाल के विगत काल में पूरे विश्व में अनेक केंद्रीय बैंकों ने ब्याज दरें बढ़ा दी थीं। कथन 2, आमतौर पर केंद्रीय बैंक मानते हैं कि उनके पास बढ़ती हुई उपभोक्ता कीमतों का मौद्रिक नीति के उपायों से प्रतिकार करने की सामर्थ्य है। उपयुक्त कथनों में कौन सा सही है? तो इसका सही आंसर है ए, यानी कि कथन 1 और 2 दोनों सही हैं और कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, ऐसी संभावना है कि कार्बन बाजार जलवायु परिवर्तन से निपटने का एक सबसे व्यापक साधन हो जाए। कथन 2, कार्बन बाजार संसाधनों को प्राइवेट सेक्टर से राज्य को हस्तांतरित कर देते हैं। उपयुक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसका सही आंसर है सी, यानी कि कथन 1 सही है। कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय रिजर्व बैंक की निम्नलिखित में से किस एक गतिविधि को बंध्यकरण स्टेरिलाइजेशन के एक भाग के रूप में माना जाता है? तो दोस्तों इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन चल रहे हैं, आप ध्यान से देखिए। तो इसका सही आंसर है ए, यानी कि खुला बाजार कार्यवाही यानी ओपन मार्केट ऑपरेशन का संचालन। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित बाजारों पर विचार कीजिए। तो सरकारी बॉन्ड बाजार, शीघ्र अवधि द्रव्य बाजार यानी कॉल मनी मार्केट, कोष पत्र बाजार यानी ट्रेजरी बिल मार्केट और स्टॉक बाजार। तो उपयुक्त में से पूंजी बाजार में उपयुक्त में से कितने शामिल हैं? इसका सही आंसर है बी, यानी कि केवल 2। इनमें से केवल 2 जो है वो पूंजी बाजार में शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा एक लघु कृषक बड़े खेत की संकल्पना का सर्वोत्तम वर्णन है? तो इसका सही आंसर है बी, यानी कि किसी क्षेत्र के अनेक सीमांत कृषक अपने आप को समूहों में व्यवस्थित कर चुनिंदा कृषि संक्रियाओं में समकालन और संगति लाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, भारत सरकार काले तिल जिसे नाइजर, गुइजोटिया, एबिसिनिका के बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन कीमत उपलब्ध कराती है। कथन 2, काले तिल की खेती खरीफ की फसल के रूप में की जाती है। कथन 3, भारत के कुछ जनजातीय लोग काले तिल के बीजों का तेल भोजन पकाने के लिए प्रयोग में लाते हैं। तो इसका सही आंसर है सी, यानी कि सभी 3 सही दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित परिसंपत्तियों में निवेशों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कितने अमूर्त निवेश माने जाते हैं? ब्रांड पहचान, माल सूची, बौद्धिक संपदा, ग्राहकों की डाक सूची। तो इसका सही आंसर है सी, यानी कि केवल 3 इनमें से सही है। 29 क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। जनांकीय निष्पादन, वन और पारिस्थितिकी शासन सुधार, स्थिर सरकार, कर एवं राजकोषीय प्रयास। तो सम स्तर कर अवक्रमण के लिए 15वें वित्त आयोग ने उपयुक्त में से कितने को जनसंख्या, क्षेत्रफल और आय के अंतर के अलावा निकष के रूप में प्रयुक्त किया? तो इसका सही आंसर है बी, यानी कि केवल 3 जो हैं उन्हें वित्त आयोग ने अपने निकष के रूप में प्रयुक्त किया है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित आधारिक संरचना क्षेत्रकों पर विचार कीजिए। किफ़ायती आवास, सर्वसाधारण द्रुत परिवहन यानी मास रैपिड ट्रांसपोर्ट, स्वास्थ्य देखभाल, पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा। तो उपयुक्त में से कितनों पर UNOPS आधारिक संरचना और नवाचार में धारणीय निवेश पहल सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनोवेशन S3I अपने निवेशों के लिए ध्यान केंद्रित करता है? इसका सही आंसर है केवल 3। तो इन चारों में से 3 हैं जिन्हें UNOPS शामिल करता है। क्वेश्चन नंबर 31, सारभूत रूप में विधि की सम्यक प्रक्रिया का अभिप्राय क्या है? तो दोस्तों यहाँ से पॉलिटी के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं और इसका सही आंसर है सी, यानी कि विधि की निष्पक्ष प्रयुक्ति। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, भारत में दैनंदिन
जेल प्रशासन के लिए जेलों का अनुरक्षण राज्य सरकारें अपने नियमों और विनियमों से करती हैं। कथन 2, भारत में जेल का नियंत्रण जेल अधिनियम 1894 द्वारा किया जाता है, जिससे जेल का विषय स्पष्ट रूप से प्रांतीय सरकारों के नियंत्रण में रहा। तो इनमें से कौन कौन से सही हैं? तो इसका सही आंसर है ए, यानी कि कथन 1 और 2 दोनों ही सही हैं, और कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन किसी देश के संविधान के मुख्य प्रयोजन को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? तो इसका सही आंसर है सी, यानी कि यह सरकार की शक्तियों को परिभाषित और सीमाबद्ध करता है। क्वेश्चन नंबर 34, भारत में निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के लिए व्यापक रूप से यह माना गया है कि उसे मूल अधिकारों की न्यायिक व्याख्या को अधिभूत करने के लिए अधिनियमित किया गया? तो इसका सही आंसर है बी, यानी कि 42 संविधान संशोधन अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 35, भारत के निम्नलिखित संगठनों निकायों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रीय विधि आयोग, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग। तो उपयुक्त में से कितने सांविधिक निकाय हैं? इसका सही आंसर है ए, यानी कि केवल एक है जो कि सांविधिक निकाय है। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यदि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा शून्य घोषित कर दिया जाता है, तो ऐसे विनिश्चय की तिथि से पूर्व राष्ट्रपति के पद के कर्तव्यों के निष्पादन में राष्ट्रपति के द्वारा किए गए सभी कृत्य अविधिमान्य हो जाते हैं। कथन 2, भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचन इस आधार पर मुलतवी किया जा सकता है कि कुछ विधानसभाएं विघटित हो गई हैं और उनके निर्वाचन अभी होने शेष हैं। कथन 3, कोई विधेयक भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत किए जाने पर संविधान द्वारा विहित की गई समय सीमा के अंदर राष्ट्रपति को अपनी अनुमति देनी होती है। तो उपयुक्त में से कितने सही दिए गए हैं? इसका सही आंसर है डी, यानी कि कोई भी नहीं। इसमें से कोई भी कथन सही नहीं दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय संसद में वित्त विधेयक और धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, जब लोकसभा वित्त विधेयक को राज्यसभा में भेजती है तो राज्यसभा उस विधेयक को संशोधित या अस्वीकृत कर सकती है। कथन 2, जब लोकसभा धन विधेयक को राज्यसभा में भेजती है तो राज्यसभा उस विधेयक को संशोधित या अस्वीकृत नहीं कर सकती, वह केवल अनुशंसाएं कर सकती है। कथन 3, लोकसभा और राज्यसभा के बीच असहमति होने पर धन विधेयक के लिए कोई संयुक्त बैठक नहीं होती, किंतु वित्त विधेयक के लिए संयुक्त बैठक होती है। उपयुक्त में से कितने कथन सही दिए गए हैं? तो इसका सही आंसर है सी, सभी 3 इसमें सही दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक बार यदि केंद्र सरकार किसी क्षेत्र को समुदाय प्रारक्षित अधिसूचित कर देती है तो राज्य का मुख्य वन्यजीव वार्डन ऐसे वन का नियंत्रक प्राधिकारी बन जाता है। कथन 2, ऐसे क्षेत्र में शिकार की अनुमति नहीं होती। कथन 3, ऐसे क्षेत्र के लोगों को गैर इमारती लकड़ी वनोत्पाद को संग्रह करने की अनुमति होती है। कथन 4, ऐसे क्षेत्र के लोगों को पारंपरिक कृषि प्रथाओं की अनुमति होती है। तो उपयुक्त में से कितने कथन सही दिए गए हैं? दोस्तों, इसका सही आंसर मुझे अभी पता नहीं चल पाया है, तो अगर इसका आंसर मुझे जब भी पता चलेगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 39, भारत में अनुसूचित क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, किसी राज्य के भीतर किसी क्षेत्र की अनुसूचित क्षेत्र के रूप में अधिसूचना राष्ट्रपति के एक आदेश के माध्यम से होती है। कथन 2, अनुसूचित क्षेत्र के रूप में बनने वाली सबसे बड़ी प्रशासकीय इकाई जिला होता है और सबसे छोटी इकाई ब्लॉक में गांव का समूह होता है। संबंधित राज्य के मुख्यमंत्रियों से अपेक्षित है कि वे राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में केंद्रीय गृह मंत्रालय को वार्षिक प्रतिवेदन दें। उपयुक्त में से कितने सही हैं? इसका सही आंसर है बी, यानी कि केवल 2 कथन इसमें सही दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, भारत के उच्चतम न्यायालय ने अपने कतिपय निर्णयों में यह विचारण किया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 का चौथा पॉइंट के अधीन बनाई गई आरक्षण नीतियाँ प्रशासन की दक्षता को बनाए रखने के लिए
अनुच्छेद 335 द्वारा सीमित होंगी। कथन 2, भारत के संविधान का अनुच्छेद 335 प्रशासन की दक्षता पद को परिभाषित करता है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो इनका सही आंसर है सी, यानी कि कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है। क्वेश्चन नंबर 41, यहाँ से आपका एंशियंट हिस्ट्री शुरू हो जाता है। तो धान्य कटक जो महासांघिकों के अधीन एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में समृद्ध हुआ, निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र में अवस्थित था? तो इसका सही आंसर है ए, यानी कि आंध्र। क्वेश्चन नंबर 42, प्राचीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, स्तूप की संकल्पना मूलतः बौद्ध संकल्पना है। कथन 2, स्तूप आमतौर पर अवशेषों का निक्षेपागार होता था। कथन 3, बौद्ध परंपरा में स्तूप एक संकल्प अर्पित या स्मारक संरचना होती थी। उपयुक्त में से कितने सही हैं? इसका सही आंसर है बी, यानी कि केवल 2 इसमें सही दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 43, प्राचीन दक्षिण भारत के संदर्भ में कोरकई, पुहार और मुचीरी किस रूप में सुविख्यात थे? तो इसका सही आंसर है बी, यानी कि पत्तन। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा एक संगम कविताओं में यथा वर्णित वट तिरुतल की प्रथा को स्पष्ट करता है? तो इसका सही आंसर है डी, यानी कि युद्ध में पराजित राजा का आमरण अनशन कर अनुष्ठानिक मृत्युवरण करना। क्वेश्चन नंबर 45, दोस्तों एंशियंट हिस्ट्री से इस बार फिर भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं और पहले नहीं इतने पूछे जाते थे, तो एंशियंट हिस्ट्री पढ़ना भी आपके लिए ज़रूरी हो गया है। निम्नलिखित साम्राज्यों पर विचार कीजिए। होयसल, गढ़वाल, काकतीय, यादव। उपयुक्त में से कितने साम्राज्यों ने अपने राज आद्य 8वीं शताब्दी ईस्वी में स्थापित किए? तो इसका सही आंसर है डी, किसी ने भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 46, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो इसका सही आंसर है बी, यानी कि केवल 2। तो साहित्यिक कृति दी गई हैं और उनके रचनाकार दिए गए हैं। देवी चंद्रगुप्त के रचनाकार बिलहण, हमीर महाकाव्य नैचंद्र सूरी, मिलिंद पन्ह नागार्जुन, नीति वाक्यामृत सोमदेव सूरी। तो इनमें से केवल 2 ऐसे हैं जो सही दिए गए हैं। 47 क्वेश्चन, आत्मा केवल जंतु और पादप जीवन की संपदा नहीं है, बल्कि शिलाओं, प्रवाहित जल धाराओं और अन्य अनेक प्राकृतिक वस्तुओं की भी है, जिन्हें अन्य धार्मिक संप्रदाय जीवित नहीं मानते। उपयुक्त कथन प्राचीन भारत के निम्नलिखित में से किस एक धार्मिक संप्रदाय के एक मूलभूत विश्वास को प्रतिबिंबित करता है? तो इसका सही आंसर है बी, यानी कि जैन परंपरा। क्वेश्चन नंबर 48, विजयनगर साम्राज्य के इनमें से किस एक शासक ने तुंगभद्रा नदी पर एक विशाल बांध निर्मित किया और नदी से राजधानी नगर तक कई किलोमीटर लंबी एक नहर और पुलिया का निर्माण किया? तो इसका सही आंसर है ए, यानी कि देवराय प्रथम। क्वेश्चन नंबर 49, मध्यकालीन गुजरात के इनमें से किस एक शासक ने दीव को पुर्तगालियों के सुपुर्द कर दिया? इसका सही आंसर है सी, यानी कि बहादुर शाह ने। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से किस एक एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में अभिहित किया गया था? तो इसका सही आंसर है डी, यानी 1833 का चार्टर एक्ट। इसके तहत जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे उन्हें भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 51, जननी सुरक्षा योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह राज्यों के स्वास्थ्य विभागों की एक सुरक्षित मातृत्व की योजना है। कथन 2, इसका उद्देश्य गरीब गर्भवती महिलाओं में मातृ तथा नवजात शिशु मृत्यु दर में कमी लाना है। कथन 3, इसका लक्ष्य गरीब गर्भवती महिलाओं के लिए स्वास्थ्य केंद्रों में प्रसव को बढ़ावा देना है। कथन 4, इसके उद्देश्यों में 1 वर्ष की आयु तक के बीमार बच्चों को लोक स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना शामिल है। उपयुक्त में से कितने सही हैं? तो इसका सही आंसर है बी, यानी कि केवल 2 इसमें सही दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 52, एनीमिया मुक्त भारत रणनीति के अंतर्गत की जा रही व्यवस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
कथन 1, इसमें स्कूल जाने से पूर्व के प्री स्कूल बच्चों, किशोरों और गर्भवती महिलाओं के लिए रोग निरोधक कैल्शियम पूरकता प्रदान की जाती है। कथन 2, इसमें शिशु जन्म के समय देरी से रज्जु बंद करने के लिए अभियान चलाया जाता है। कथन 3, इसमें बच्चों और किशोरों की निर्धारित अवधियों पर कृमि मुक्ति की जाती है। कथन 4, इसमें मलेरिया, हीमोग्लोबिनोपैथी और फ्लूरोसिस पर विशेष ध्यान देने के साथ स्थानिक बस्तियों में एनीमिया के गैर पोषण कारणों की ओर ध्यान दिलाना शामिल है। तो इसका सही आंसर है सी, यानी केवल 3 इसमें सही दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, ऑटोमोबाइल और एयरक्राफ्ट में प्रयुक्त होने वाले अवयवों के विनिर्माण में कार्बन तंतुओं का इस्तेमाल होता है। कथन 2, कार्बन तंतु एक बार प्रयुक्त होने पर पुनर्चक्रित नहीं किए जा सकते। उपयुक्त कथनों में से कितने सही हैं? तो इसका आंसर है ए, यानी कि केवल एक सही है। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित क्रियाओं पर विचार कीजिए। कार क्रैश या टक्कर का जिससे एयरबैग लगभग तुरंत फैल जाते हैं, पता लगाना। लैपटॉप अचानक धरातल पर गिर पड़ने का जिससे हार्ड ड्राइव तुरंत बंद हो जाता है, पता लगाना। स्मार्टफोन के झुकाव का जिससे पोर्ट्रेट और लैंडस्केप मोड के बीच प्रदर्शन डिस्प्ले घूम जाता है, पता लगाना। उपयुक्त में से कितनी क्रियाओं में त्वरणमापी यानी एक्सेलेरोमीटर के प्रकार की आवश्यकता है? तो इसका सही आंसर है सी, यानी कि सभी 3 इनमें एक्सेलेरोमीटर की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 55, पुनर्संचरणशील एक्वाकल्चर प्रणाली में जैव निस्यंदकों बायोफिल्टर की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, जैव निस्यंदक बिना खाए हुए मत्स्य चारे को हटाकर अपशिष्ट उपचार प्रदान करते हैं। कथन 2, जैव निस्यंदक मत्स्य अपशिष्ट में विद्यमान अमोनिया को नाइट्रेट में बदल देते हैं। कथन 3, जैव निस्यंदक जल में मत्स्य के लिए पोषक तत्व के रूप में फॉस्फोरस को बढ़ाते हैं। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? इसका सही आंसर है बी, यानी कि केवल 2 इसमें सही दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। या अंतरिक्ष में जो पिंड हैं वो और उनका वर्णन दिया गया है, इसमें से कितने युग्म सही हैं? एक है सेफिड, अंतरिक्ष में धूल और गैस के विशाल बादल। दूसरा निहारिकाएं, तारे जो आवर्ती रूप से जलते बुझते हैं। तीसरा है पल्सर, न्यूट्रॉन तारे जो तब बनते हैं जब विशाल तारों का ईंधन खत्म हो जाता है और उनका निपात हो जाता है। तो इसका सही आंसर है ए, यानी कि केवल एक युग्म इसमें सही दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित देशों में से किस एक के पास अपनी उपग्रह मार्ग निर्देशन यानी नेविगेशन प्रणाली है? तो इसका सही आंसर है डी, यानी कि जापान। तो दोस्तों, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन चल रहे हैं, आप ध्यान से देखिए कितना डीपली आते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन 1, बैलिस्टिक मिसाइल अपनी पूरी उड़ान में अवध्वनिक चाल पर प्रधानोदित होती है, जबकि क्रूज मिसाइल केवल उड़ान के आरंभिक चरण में रॉकेट संचालित होती है। कथन 2, अग्नि 5 मध्यम दूरी की पराध्वनिक क्रूज मिसाइल है, जबकि ब्रह्मोस ठोस ईंधन चालित अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। तो इसका सही आंसर है डी, यानी कि कोई सा भी सही इसमें नहीं दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 59, पारा प्रदूषण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, स्वर्ण खनन गतिविधि विश्व में पारा प्रदूषण का स्रोत है। कथन 2, कोयला आधारित ऊष्मीय शक्ति संयंत्र यानी थर्मल पावर प्लांट से पारा प्रदूषण होता है। कथन 3, पारा के संपर्क में आने का कोई ज्ञात सुरक्षा स्तर नहीं है। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? तो सभी तीनों सही हैं, इसका आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 60, हरित हाइड्रोजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इसे आंतरिक दहन के लिए ईंधन के रूप में सीधे इस्तेमाल किया जा सकता है। कथन 2, इसे प्राकृतिक गैस के साथ मिलाकर ताप या शक्ति जनन के लिए ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। कथन 3, इसे वाहन चालन के लिए हाइड्रोजन ईंधन प्रकोष्ठ में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें कितने कथन हैं जो सही दिए गए हैं? इसका आंसर है सी, सभी 3 इसमें सही दिए गए हैं।
क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। बुल्गारिया, चेक रिपब्लिक, हंगरी, लातविया, लिथुआनिया, रोमानिया। उपयुक्त में से कितने देशों की सीमाएं यूक्रेन की सीमा के साथ साझी हैं? इसका सही आंसर है ए, यानी कि केवल 2 देश। तो यूक्रेन और रशिया का वॉर आपको पता ही है कितना ज़्यादा चर्चा में रहा और बहुत ही हॉट टॉपिक था। तो ये तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 62, पृथ्वी के वायुमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? यहाँ दोबारा से ज्योग्राफी के क्वेश्चन आ गए हैं। क्वेश्चन कथन 1, भूमध्य रेखा पर प्राप्त होने वाले सूर्य ताप की कुल मात्रा ध्रुवों पर प्राप्त होने वाले सूर्य ताप की कुल मात्रा की लगभग 10 गुनी है। बी, अवरक्त किरणें सूर्य ताप के लगभग 2/3 भाग हैं। सी, अवरक्त तरंगे निचले वायुमंडल में संकेंद्रित जल वाष्प द्वारा वृहद रूप से अवशोषित होती हैं। डी, अवरक्त तरंगे सौर विकिरण की विद्युत चुंबकीय तरंगों के दृश्यमान स्पेक्ट्रम के भाग हैं। तो इसका सही आंसर है डी, यानी कि अवरक्त तरंगे सौर विकिरण की विद्युत चुंबकीय तरंगों के दृश्यमान स्पेक्ट्रम के भाग हैं। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों की मृदा यानी कि सॉइल पोषक तत्वों से भरपूर होती है। कथन 2, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों के उच्च ताप और आर्द्रता के कारण मृदा में विद्यमान मृत जैव पदार्थ का द्रुत अपघटन होता है। तो इनमें से कौन सा सही है? इसका सही आंसर है डी, कथन 1 गलत है किंतु कथन 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, ग्रीष्म ऋतु में महाद्वीपों और महासागरों के बीच तापमान विपर्यास शीत ऋतु की अपेक्षा अधिक होता है। कथन 2, जल की विशिष्ट ऊष्मा भूपृष्ठ की विशिष्ट ऊष्मा की अपेक्षा अधिक होती है। उपयुक्त में से कौन से सही है? तो इसका सही आंसर है ए, यानी कि कथन 1 और 2 दोनों सही हैं और कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भूकंप लेखी यानी सीस्मोग्राफ में एस तरंगों से पूर्व पी तरंगे अभिलिखित की जाती हैं। कथन 2, पी तरंगों में अलग अलग कण तरंग प्रसार की दिशा में आगे पीछे कंपन करते हैं, जबकि एस तरंगों में कण तरंग प्रसार की दिशा के समकोणीय ऊपर नीचे कंपन करते हैं। इनमें से कौन से सही हैं? तो इसका सही आंसर है सी, यानी कि 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 66, भारत में कोयला आधारित तापीय शक्ति संयंत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, उनमें से किसी में भी समुद्र जल का उपयोग नहीं होता। कथन 2, उनमें से कोई भी जल संकट वाले जिले में स्थापित नहीं है। कथन 3, उनमें से कोई भी निजी स्वामित्व में नहीं है। तो कितने कथन सही हैं? इसका सही आंसर है डी, यानी कि कोई भी इसमें सही नहीं दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 67, वॉल्वेचिया पद्धति का कभी कभी निम्नलिखित में से किस एक के संदर्भ में उल्लेख होता है? ए, मच्छरों से होने वाले विषाणु रोगों के प्रसार को नियंत्रित करना। बी, शेष शस्य यानी क्रॉप रेजिड्यू से संवेष्टन सामग्री पैकिंग मटेरियल बनाना। सी, जैव निम्नीकरणीय प्लास्टिकों का उत्पादन करना। डी, जैव मात्रा के ऊष्म रासायनिक रूपांतरण से बायोचार का उत्पादन करना। तो इसका सही आंसर है ए, यानी मच्छरों से होने वाले विषाणु रोगों के प्रसार को नियंत्रित करना। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित गतिविधियों पर विचार कीजिए। कथन 1, बड़े पैमाने पर बारीक पिसी हुई बेसाल्ट शैल खेतों में बिछाना। दूसरा, चूना मिलाकर महासागरों की क्षारीयता बढ़ाना। तीसरा, विभिन्न उद्योगों द्वारा निर्मुक्त कार्बन डाइऑक्साइड का अभिग्रहण कर उसे कार्बोनेटीकृत जल के रूप में परित्यक्त भूमिगत खानों के अंदर पंप करना। उपयुक्त गतिविधियों में से कितनी कार्बन अभिग्रहण और द्विविकृति भवन यानी सिक्वेस्ट्रेशन के लिए प्राय विचार और चर्चा में लाई जाती हैं? इसका सही आंसर है सी, यानी कि सभी 3। क्वेश्चन नंबर 69, एरियल मेटाजीनोमिक्स निम्नलिखित में से किस एक स्थिति को सबसे सही निर्दिष्ट करता है? ए, किसी पर्यावास में वायु से डीएनए प्रतिदर्शों को एक बार में एकत्र करना।
बी किसी पर्यावास की पक्षी जातियों की आनुवंशिक रचना को समझना। सी गतिशील प्राणियों से रुधिर प्रतिदर्श लेने के लिए वायुवाहित युक्तियों का प्रयोग करना। डी भूमिगत तल और जल निकायों से पादप एवं जंतु प्रतिदर्श एकत्र करने के लिए अगम्य क्षेत्रों में ड्रोन भेजना। तो इसका सही आंसर है ए, यानी किसी पर्यावास में वायु से डीएनए प्रतिदर्श यानी सैंपल को एक बार में एकत्र करना। क्वेश्चन नंबर 70, माइक्रोसैटेलाइट डीएनए निम्नलिखित में से किस एक मामले में प्रयोग किया जाता है? ए प्राणी जात की विभिन्न जातियों के बीच विकास परक संबंधों का अध्ययन करना। बी स्टेम कोशिकाओं को विविध प्रकार्यात्मक ऊतकों में रूपांतरित होने के लिए उद्दीप्त करना। सी उद्यान कृषि के पादपों के किलोनी प्रसार को संवर्धित करना। या डी किसी समष्टि में श्रृंखलाबद्ध औषध परीक्षण कर औषधों की प्रभावकारिता का आकलन करना। तो इसका सही आंसर है ए, यानी प्राणी जात की विभिन्न जातियों के बीच विकास परक संबंधों का अध्ययन करना। क्वेश्चन नंबर 71, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास MSMED अधिनियम 2006 के अनुसार जिनके संयंत्र और मशीनरी में निवेश 15 करोड़ रुपए से 25 करोड़ के बीच हैं, वे मध्यम उद्यम हैं। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को दिए गए सभी बैंक ऋण प्राथमिकता क्षेत्र के अधीन अर्ह यानी योग्य हैं। तो इसका 71 क्वेश्चन का आंसर है बी, यानी केवल 2। ये वाला सही है और ये गलत है। 72, केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन US डॉलर या SWIFT प्रणाली का प्रयोग किए बिना डिजिटल मुद्रा में भुगतान करना संभव है। कथन 2, कोई डिजिटल मुद्रा इसके अंदर प्रोग्रामित प्रतिबंध जैसे कि इसके व्यय के समय ढांचे के साथ वितरित की जाती है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो इसका सही आंसर है सी, यानी 1 और 2 दोनों ही सही आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 73, वित्त के संदर्भ में यानी पैसों के संदर्भ में शब्द बीटा किसे निर्दिष्ट करता है? तो इसका सही आंसर है डी, यानी जो बीटा है एक संख्यात्मक मान है जो पूरे स्टॉक बाजार में होने वाले परिवर्तनों के प्रति किसी स्टॉक के विचलनों को मापता है। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन स्वयं सहायता समूह या सेल्फ हेल्प ग्रुप SHG कार्यक्रम मूलतः भारतीय स्टेट बैंक द्वारा वित्तीय रूप से वंचितों को लघु ऋण प्रदान कर प्रारंभ किया गया था। कथन 2, किसी SHG में समूह के सभी सदस्य उस ऋण के लिए उत्तरदायित्व लेते हैं जो ऋण कोई अकेला सदस्य लेता है। कथन 3, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक SHG को समर्थन देते हैं। तो इसका सही आंसर है बी, यानी कि केवल 2 कथन इसमें सही दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, भारत की सार्वजनिक क्षेत्रक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली सीमित निरोधक वर्धक और पुनर्स्थापक देखभाल के साथ मुख्यतः रोगनाशक व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करती है। कथन 2, भारत के स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के विकेंद्रीकृत उपागम के अंतर्गत राज्य प्राथमिक रूप से स्वास्थ्य सेवाओं को जुटाने के लिए उत्तरदायी हैं। इनमें से कौन से कथन सही हैं? क्वेश्चन 75 का आंसर है बी, कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, लेकिन कथन 2 जो है वो कथन 1 की सही व्याख्या नहीं है। अपने अपने में कथन दोनों ही सही हैं। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, संयुक्त राष्ट्र संघ की विश्व जल विकास रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत प्रति वर्ष विश्व के भौम जल के 1/4 से अधिक जल का निष्कर्षण करता है। कथन 2, भारत को अपने राज्य क्षेत्र में रहने वाली विश्व की लगभग 18% जनसंख्या के पेयजल और स्वच्छता आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रति वर्ष विश्व के भौम जल के 1/4 से अधिक जल का निष्कर्षण करने की जरूरत है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो इसका सही आंसर है बी, यानी कि कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, लेकिन कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, भारत के संविधान के अनुसार केंद्र सरकार का यह एक दायित्व है कि वह राज्यों को आंतरिक विक्षोभों से बचाए।
कथन 2, भारत का संविधान राज्यों को निरोध में रखे जा रहे किसी व्यक्ति को विधिक काउंसिल उपलब्ध कराने से छूट प्रदान करता है। कथन 3, आतंकवाद निवारण अधिनियम 2002 के अनुसार पुलिस के समक्ष अभियुक्त की संस्वीकृति को साक्ष्य के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? इसका सही आंसर है ए, केवल एक ही कथन इसमें। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश दशकों से गृह कलह और खाद्य संकट से ग्रस्त रहा है तथा हाल के पिछले दिनों में अति गंभीर दुर्भिक्ष के लिए समाचारों में था? तो इसका सही आंसर है डी, यानी सोमालिया। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, भारत में जैव विविधता प्रबंधन समितियां नागोया प्रोटोकॉल के उद्देश्यों को हासिल करने के लिए प्रमुख कुंजी हैं। कथन 2, जैव विविधता प्रबंधन समितियों के अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जैविक संसाधनों तक पहुंच के लिए संग्रह शुल्क लगाने की शक्ति सहित पहुंच और लाभ सहभागिता निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण प्रकार्य है। उपयुक्त में से कौन से सही है? तो इसका सही आंसर है सी, यानी 1 और 2 दोनों ही सही हैं। क्वेश्चन नंबर 80, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, संसद के दोनों में से किसी भी सदन या राज्यों की विधानसभाओं में नाम निर्दिष्ट किए गए सदस्य निर्वाचक मंडल में शामिल किए जाने के लिए भी अर्ह है। कथन 2, निर्वाच्य विधानसभा सीटें जितनी अधिक होती हैं उस राज्य के प्रत्येक एमएलए के वोट का मान भी उतना ही अधिक होता है। कथन 3, मध्य प्रदेश के प्रत्येक एमएलए के वोट का मान केरल के प्रत्येक एमएलए के वोट के मान से अधिक है। कथन 4, पुडुचेरी के प्रत्येक एमएलए के वोट का मान अरुणाचल प्रदेश के प्रत्येक एमएलए के वोट के मान से अधिक है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश की तुलना में पुडुचेरी में कुल जनसंख्या का निर्वाच्य सीटों की कुल जनसंख्या से अनुपात अधिक है। तो इनमें से कौन सी सही हैं, कितने सही हैं वो बताना है। इसका आंसर है ए, इनमें से चारों में से केवल एक ही कथन जो है वो सही है। तो क्वेश्चन नंबर 81, भारतीय इतिहास के संदर्भ में अलेक्जेंडर री, A.H. लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट स्वेल, जेम्स बर्गेस और वॉल्टर इलियट किस गतिविधि से जुड़े थे? इसका सही आंसर है ए, पुरातात्विक उत्खनन। 82, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। स्थल, बेस नगर, और ये किसके लिए जाना जाता है? शैव गुफा मंदिर, भाजा बौद्ध गुफा मंदिर, सिद्ध नवासल जैन गुफा मंदिर। इनमें से बताना है कि कितने युग्म सही हैं। तो इसका सही आंसर है बी, यानी कि केवल 2 युग्म जो हैं वो इनमें से सही है। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में घोषित किया गया। कथन 2, 1905 में इसी दिन स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। उपयुक्त कथनों के बारे में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर है ए, यानी कि कथन 1 और 2 दोनों ही सही हैं और कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 84, भारत की ध्वज संहिता 2002 के अनुसार भारत के राष्ट्रीय ध्वज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का एक मानक आमाप 600 मिलीमीटर बाई 400 मिलीमीटर है। कथन 2, ध्वज की लंबाई से ऊंचाई चौड़ाई का अनुपात 3/2 होगा। तो उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? इसका सही आंसर है ए, यानी कथन 1 और 2 दोनों ही सही हैं और कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। क्वेश्चन 85, संविधान दिवस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, नागरिकों के बीच सांविधिक मूल्यों को संवर्धित करने के लिए संविधान दिवस प्रति वर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। कथन 2, 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक प्रारूपण समिति बनाई। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो इसका सही आंसर है सी, कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, स्विट्जरलैंड मूल्य के आधार पर स्वर्ण के अग्रणी निर्यातकों में से एक है। कथन 2, स्विट्जरलैंड के पास विश्व का दूसरा विशालतम स्वर्ण निचय या रिजर्व है।
उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है? तो इसका सही आंसर है सी, यानी कि कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए और यूरोपीय संघ ईयू ने व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद प्रारंभ की है। कथन 2, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ यह दावा करते हैं कि वे इसके माध्यम से तकनीकी प्रगति और भौतिक उत्पादकता को अपने नियंत्रण में लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इनमें से सही कथन बताने हैं। इसका सही आंसर है सी, कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, वस्तुओं के वैश्विक निर्यात में भारत का निर्यात 3.2% है। कथन 2, भारत में कार्यरत अनेक स्थानीय कंपनियों एवं भारत में कार्यरत कुछ विदेशी कंपनियों ने भारत की उत्पादन आधारित प्रोत्साहन प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना का लाभ उठाया है। उपयुक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो क्वेश्चन नंबर 88 का सही आंसर है डी, कथन 1 गलत है किंतु कथन 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूरोपीय संघ का स्थिरता एवं समृद्धि समझौता स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट ऐसी संधि है जो कथन 1, यूरोपीय संघ के देशों के बजटीय घाटे के स्तर को सीमित करती है। कथन 2, यूरोपीय संघ के देशों के लिए अपनी आधारिक संरचना सुविधाओं को आपस में बांटना सुकर बनाती है। कथन 3, यूरोपीय संघ के देशों के लिए अपनी प्रौद्योगिकियों को आपस में बांटना सुकर बनाती है। उपयुक्त में से कितने सही हैं? इसका सही आंसर है ए, केवल एक सही है। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के सभी देशों ने अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के लिए अभी तक की पहली संविदा सुरक्षित व्यवस्थित और नियमित प्रवास के लिए वैश्विक संविदा ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर सेफ ऑर्डरली एंड रेगुलर माइग्रेशन GCM अपनाई है। कथन 2, GCM में अधिकथित उद्देश्य और प्रतिबद्धताएं UN सदस्य देशों पर बाध्यकर हैं। कथन 3, GCM अपने उद्देश्यों और प्रतिबद्धताओं के अंतर्गत आंतरिक प्रवास या आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों के लिए भी कार्य करती हैं। तो इनमें से कितने कथन सही हैं? इसका आंसर है ए, केवल एक। क्वेश्चन नंबर 91, होम गार्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, होम गार्ड को होम गार्ड अधिनियम और केंद्र सरकार के नियमों के अधीन समुत्थापित किया जाता है। दूसरा, होम गार्ड की भूमिका आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने में पुलिस को सहायक बल के रूप में सेवा देने की है। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा तटीय क्षेत्रों में घुसपैठ रोकने के लिए कुछ राज्यों में सीमा विंग होम गार्ड बटालियनें समुत्थापित की गई हैं। उपयुक्त में से कितने सही हैं? तो इसका सही आंसर है बी, केवल 2 इसमें से सही हैं। क्वेश्चन नंबर 92, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला है कृत्य और दूसरी तरफ ये कृत्य जिस अधिनियम के अधीन आता है। तो अनअधिकृत रूप से पुलिस या सेना की वर्दी को पहनना, ये शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923 के अंतर्गत है। किसी पुलिस अधिकारी या सैनिक अधिकारी के ड्यूटी में तैनात होने के दौरान जानबूझकर उन्हें गुमराह करना या अन्यथा उनके साथ हस्तक्षेप करना, ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। तीसरा, बंदूक तोप से अनुष्ठान परक गोली गोला दागना जिससे अन्य लोगों की व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए जोखिम हो सकता हो, आयुध संशोधन अधिनियम 2019। उपयुक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? इसका सही आंसर है ए, केवल एक युग्म है जो सही सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ट्रायल समाचारों में उल्लिखित होने वाले क्षेत्र और दूसरी तरफ है समाचारों में उन क्षेत्रों के होने का कारण। तो उत्तरी कीवू और इटूरी, और कारण दिया है अर्मीनिया और अजरबैजान के बीच युद्ध। दूसरा है नागोर्नो कारबाख और कारण है मोजाम्बिक में उपलब्ध। तीसरा है खेरसान और जपोरीजिया और कारण है इजराइल और लेबनान के बीच विवाद। तो इसमें कितने युग्म सही हैं? इसका सही आंसर है डी, कोई भी नहीं। आप देख सकते हैं करंट अफेयर्स में कितना डीपली क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इजराइल ने कुछ अरब राज्यों के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए हैं। कथन 2, अरब शांति पहल सऊदी अरब की मध्यस्थता से इजराइल और
अरब लीग के बीच हस्ताक्षरित हुआ। उपयुक्त कथनों के बारे में कौन से सही हैं? तो इसका आंसर है बी, यानी कथन 1 और 2 दोनों सही हैं और कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 95, खेल पुरस्कारों के संदर्भ में। तो खेल पुरस्कारों के बारे में भी इस बार पूछ लिया गया है, जो कि बहुत ही कम पूछा जाता था। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसी खिलाड़ी द्वारा पिछले 4 वर्षों की अवधि के दौरान सबसे शानदार और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए। अर्जुन पुरस्कार किसी खिलाड़ी द्वारा जीवन काल की उपलब्धियों के लिए। द्रोणाचार्य पुरस्कार उन प्रतिष्ठित प्रशिक्षकों को सम्मानित करने के लिए जिन्होंने सफलतापूर्वक खिलाड़ियों या टीमों को प्रशिक्षित किया है। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार खिलाड़ियों द्वारा रिटायर होने के बाद भी किए गए योगदान की सराहना के लिए। तो उपयुक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? इसका आंसर है बी, केवल 2 ऐसे हैं जो कि सही हैं। तो क्वेश्चन नंबर 96, 44 शतरंज ओलंपियाड 2022 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह पहली बार था जब शतरंज ओलंपियाड भारत में आयोजित किया गया। दूसरा, इसके अधिकृत शुभंकर को तंबी नाम दिया गया था। तीसरा, ओपन सेक्शन में जीतने वाली टीम के लिए ट्रॉफी वेरा मैंचिक कप होती है। कथन 4, महिला विभाग सेक्शन में जीतने वाली टीम के लिए ट्रॉफी हैमिल्टन रसेल कप होती है। उपयुक्त में से कितने सही हैं? तो इसका आंसर है बी, यानी कि केवल 2 ऐसे कथन हैं जो कि सही हैं। क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। समाचारों में उल्लिखित संघर्ष का क्षेत्र और जिस देश में वो अवस्थित है। तो डोनबास, सीरिया, काचिन, इथियोपिया, तिग्रे, उत्तरी यमन, इनमें से कितने सही सुमेलित हैं? इसका सही आंसर है डी, कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 98, हाल के वर्षों में चाड, गिनी, माली और सूडान ने निम्नलिखित में से किस एक कारण से अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया जो इन सभी देशों से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है सफल तख्ता पलट। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित भारी उद्योगों पर विचार कीजिए। उर्वरक संयंत्र, तेल शोधक कारखाने, इस्पात संयंत्र। उपयुक्त में से कितने उद्योगों के विकार्बनन में हरित हाइड्रोजन की महत्वपूर्ण भूमिका होने की अपेक्षा है? तो इसका सही आंसर है सी, सभी 3। लास्ट क्वेश्चन G20 के बारे में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। G20 समूह की मूल रूप से स्थापना वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा के मंच के रूप में की गई थी। कथन 2, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा भारत की G20 प्राथमिकताओं में से एक है। तो इसका सही आंसर है सी, 1 और 2 दोनों ही सही हैं। दोस्तों, G20 के ऊपर एडिटोरियल आ चुके हैं जिन पर मैं वीडियो बना चुकी हूँ, आप चाहे तो देख सकते हैं। तो दोस्तों, हमने क्वेश्चंस देख लिए हैं। अब बात करते हैं एनालिसिस की। तो ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट में से दोनों को मिला के 36 क्वेश्चन आए थे और ये उनके आगे सेट ए के क्वेश्चन नंबर दिए गए हैं। अगर आप पढ़ना चाहें दोबारा तो पढ़ सकते हैं, ये क्वेश्चंस हैं और ये वाली आपको टेबल टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। उसके बाद इकोनॉमिक्स और सोशल डेवलपमेंट में 16 क्वेश्चन आए हैं और ये क्वेश्चन नंबर्स हैं। इसी तरह इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस से 15 क्वेश्चन आए हैं और ये क्वेश्चन नंबर्स हैं। देन उसके बाद आर्ट एंड कल्चर से 9 क्वेश्चन आए हैं जो कि 41 से 49 क्वेश्चन नंबर तक है। करंट अफेयर्स में 9 हैं और ये उसके क्वेश्चन नंबर्स हैं। तो अब देख लेते हैं लेवल। ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट का लेवल इजी टू मॉडरेट रहा। इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट का लेवल मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट। पॉलिटी एंड गवर्नेंस का लेवल इजी टू मॉडरेट था। देन तो आर्ट एंड कल्चर में 9 क्वेश्चन थे जो कि मॉडरेट लेवल के थे। हिस्ट्री में 8 क्वेश्चन थे जो कि डिफ़िकल्ट थे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 4 क्वेश्चन जो कि मॉडरेट थे। करंट अफेयर्स के 9 क्वेश्चन मॉडरेट लेवल। इंटरनेशनल रिलेशंस एंड अदर मॉडरेट लेवल पे। और सीसेट के क्वेश्चंस भी आप यहाँ देख सकते हैं। रीजनिंग के 15 क्वेश्चंस, इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन के 28 क्वेश्चंस,
क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 37। तो इसका भी पूरा पेपर मैं आपके सामने लेके आऊँगी और पूरा उसे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और दोस्तों ये सब आपको मटेरियल टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाके ये पूरी टेबल डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।